तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हम लोगों ने देखा था भाई, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, ये पहली क्लास में अपना डिस्कशन में हुआ था। तो फिर से मैं रिवाइज कर दूं, ये सपोज एक कंडक्टर है और सपोज दिस इज दियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ये लेंथ है। तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे बनाते हैं रेजिस्टेंस को, ये सिंबल हो गया इसका रेजिस्टेंस का। एंड रो इज दियर रेसिस्टिविटी, है ना, रो इज दियर रेसिस्टिविटी। फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला R into upon L. Yes, it is. Resistance will be given by rho into L upon A. What is A? A is area of cross section. Rho is resistivity. इसकी SI यूनिट होती है ओम। यहाँ पे rho क्या है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब W अपॉन Q। दिस इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी यूनिट आएगी जूल पर कूलम। एंड जूल वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलम। जूल पर कूलम कलेक्टिवली किसके इक्वल होता है, ये वोल्ट के इक्वल होता है। वोल्ट के लिए आप सिंबल भी यूज करते हो। तीसरा पॉइंट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज आइदर Q बाई T आप लिख सकते हो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, इसकी यूनिट सेकंड और कूलम पर सेकंड होता है एम्पियर। एम्पियर के लिए सिंबल आप यूज करते हैं कैपिटल ए। फिर एक चीज और मैंने बताया था, ये जो Q होता है, Q इज इक्वल्स टू एन, ई के बराबर होता है। एन इज इंटीजर, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एक्सेट्रा। ई यहाँ पे चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो प्लस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और फिर हमने पिछली क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, चार्ज फ्लो का जो मैकेनिज्म है वो हमने पढ़ा था पूरा, है ना। फ्लो ऑफ चार्जेस का मैकेनिज्म हमने पूरा पढ़ा था। बैटरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था, बैटरी कैसा काम कर रही है, तो ये सब पूरा हमारा पोर्शन हुआ था पिछली क्लास। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आगे का बढ़ते। ये मैंने रिकॉल करवाया कि क्या क्या अपन ने पढ़ चुके हैं अभी, है ना, ये सब हमने पढ़ चुके हैं, इनके बारे में हमने डिस्कशन कर चुके हैं, क्या क्या होता है डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, मैकेनिज्म हम लोग समझ चुके हैं। तो अब सिंबॉलिकल कैलकुलेशन में थोड़ा सा और हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हेलो, हाँ सर ले लिया। हाँ, पेज नंबर 2 पे आते हैं ना। पेज नंबर 2, नाउ इट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ बताओ जरा। ये मान लो कोई रेजिस्टेंस या कंडक्टर है, ये वाला एंड यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे, ये वाला एंड यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे। एचपी मतलब हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। एलपी मतलब लोअर पोटेंशियल, ठीक है। हायर पोटेंशियल मान लो V1 है, लोअर पोटेंशियल मान लो V2 है, तो करंट किधर फ्लो होने लगेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और V क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ओम्स लॉ क्या कहता है आपका कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगा दोगे, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिस कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यही है ओम्स लॉ। यहाँ पे समझ गए कि नहीं, यही ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू RI। यहाँ पे मैंने इस तरह से बता दिया इसको।
कि एक रेजिस्टेंस है, इसके दोनों एंड पे अलग अलग पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, तो करंट हमेशा किधर फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। और ये ओम्स लॉ हो गया कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये आ गया ओम्स लॉ में, है ना। तो रेजिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, यहाँ पे रेजिस्टेंस इज मतलब ये कांस्टेंट होता है बेटा। एक गड़बड़ ये करते कि भाई R इक्वल्स टू क्या लिखे अपन ने, V अपॉन I लिखे, तो रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस I पे डिपेंड नहीं करता, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। लेकिन किसी कंडक्टर में V और I का रेशियो दो पॉइंट के बीच में हमेशा कांस्टेंट होता है, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा V और I पे, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो अलग ही है। लेकिन किसी कंडक्टर के लिए V और I का रेशियो हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है, V और I का रेशियो हमेशा सेम आएगा। इसको वेरीफाई किया गया, मतलब ऐसा हवा में नहीं आ गया लॉ, उनने जो साइंटिस्ट थे उनने एक्सपेरिमेंट किए, और जो ओम्स लॉ को जो एक्सपेरिमेंट है, किए हो कि नहीं किए हो, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किए हो? हाँ सर, थ्योरेटिकली नहीं सर, वो ओम किट आती है शायद से। हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं, अभी हम उसी पे आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का ना, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? नो सर। लो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, अभी ले लिए आप क्या? ले लिया। देखो इसका वेरिफिकेशन कैसे किया गया ओम्स लॉ का तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट किया तो उससे ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिए और इसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगा दिए, वोल्ट मीटर, ठीक है, सीरीज में एक अमीटर लगा दिए, फिर यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दिए, रियोस्टेट समझते हो ना, ये की लगी हुई है, और फिर एक बैटरी आपने लिया यहाँ पे इस तरह से, ये बैटरी लिए, ठीक है। अब स्विच लगाने के बाद में रियोस्टेट से करंट और वोल्टेज को क्या करते जाते, एडजस्ट करते जाते और रीडिंग लेते जाते हैं, ठीक है। इसकी रीडिंग लेते जाते, यहाँ पे टेबल बना दिए, सीरियल नंबर, यहाँ पे करंट की रीडिंग, यहाँ पे V की रीडिंग, और फिर R की वैल्यू V अपॉन I, ये एक टेबल बना दिए, 1 2 3 4 एंड 5 तक मान लो रीडिंग लिए इस पे। I किस में ले लिए हमने, एम्पियर में, V किस में ले लिए हमने, वोल्ट में, और ये किस में आ जाएगा, ओम में। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग कहानी है, हमने सीखा है। करंट क्या होता है, अलग कहानी, वो भी सीखा। रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग कहानी, वो भी हमने सीखा। लेकिन तीनों आपस में कैसे रिलेट होते हैं, ये किसने निकाला है, तीनों आपस में कैसे रिलेट होते हैं किसने बताया, ओम्स ने बताया। समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए? यस सर। आई इंडिपेंडेंट, हाँ आई इंडिपेंडेंट है, V इंडिपेंडेंट है, R इंडिपेंडेंट है, आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं ये ओम्स ने बताया, वही ओम्स लॉ बन गया। तो ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम है, और अगर आप इसको इस तरह से देखोगे, इसका मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ओम्स लॉ का। ये देखो, ये इस तरह से है, ये दिख रहा है, भली आवाज नहीं आ रही होगी, बट ये अपार्टस दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर।
देखो एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक अमीटर लगा हुआ है ना। ये बैटरी लगी हुई है, एक्यूमुलेटर है यहाँ पे। यहाँ ये बैटरी और इल्यूमिनेटर इससे वोल्टेज को कंट्रोल करते जाते हैं। ये जो रेजिस्टेंस अपन ने लिए ना, यही है ये रेजिस्टर है। माइक्रोम वायर जो हीटर कॉइल में यूज करते हैं वो है। ये सर्किट डायग्राम है इसका। माइक्रोम वायर, अमीटर, वोल्ट मीटर लगी हुई है, ठीक है। ओके, ये बैटरी और इल्यूमिनेटर स्विच ऑन कर दिए, मेंस एक प्लस एक माइनस, इसमें दोनों चीज मिलेंगी, एसी सप्लाई भी और डीसी सप्लाई भी। तो ये हम ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना? तो देखो यहाँ पे इसको बढ़ा दिया हमने, कितने पे लिए हमने। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग मेजर करते हैं। देखो ये यहाँ पे है ना, वन पॉइंट कितना, 1.2 वोल्ट, और मीटर की मिली अमीटर। हाँ ठीक है, इससे वहां पर से बढ़ा दिए। तो क्या किया उनने यहाँ पे, ये रीडिंग लिए। ये यहाँ पे टेबल में बनाते गए है ना। चेंज हो गए। देखो ये बढ़ते जा रही रीडिंग। ये ग्राफ ग्राफ प्लॉटिंग किए हो कि नहीं किए। यस सर। ठीक है, तो ये टेबल हमने बना दिया यहाँ पे। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट शो कर रहा था उसमें उसने रियोस्टेट नहीं लिया था, ठीक है ना। रियोस्टेट नहीं लिया था, उनने क्या लिया था, यहाँ पे टी लगी थी, बैटरी में कोई वेरिएबल ले लिया, बैटरी से ही एडजस्ट कर रहे थे वो इल्यूमिनेटर से, कि यहाँ पर से पहले 2 वोल्ट में एडजस्ट किया, फिर 4 में एडजस्ट किया, फिर 6 में एडजस्ट किया, और इनकी रीडिंग लेते गए थे। रियोस्टेट हम जनरली लेबोरेटरी में जो सेल वगैरह होते हैं, तो उसमें जो डैनियल सेल सुना कि नहीं सुना। डैनियल सेल, एक्लांजी सेल। नो सर, नो सर। तो लेबोरेटरी में हम जो सेल बना लेते, लैब में ही बना लेते सेल मतलब अपन, तो वहां से करंट को कंट्रोल करना है तो इससे करोगे। और जो उसने इसमें बताया था भी एक्सपेरिमेंट में, वो एलिमिनेटर है ना। अब क्योंकि हर लैब में इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो कहाँ बैटरी बनाएंगे, कहाँ हम ये सब करेंगे, तो वो एलिमिनेटर लगा देते और उससे फिर वोल्टेज एडजस्ट कर लेते कि इसमें 2 वोल्ट ले लो, 4 ले लो, वो स्विच के अकॉर्डिंग। तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है सच आपको, अगर वो एलिमिनेटर है आपके पास, ठीक है ना। और फिर इनकी रीडिंग मेजर करते जाते। तो ये रेजिस्टेंस है माइक्रोम वायर, और ये बाकी जो सभी वायर लगे हुए, ये भी वायर है बेटा, ये सभी वायर है, ये भी कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है, ये सब कॉपर वायर लगे हुए हैं यहाँ पे। ये बैटरी हो गई, लेकिन ये जो वायर है ये नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम या फिर कुछ और मटेरियल का ले सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ध्यान रखो, कॉपर वायर में भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। किसके कंपैरिजन में, इस नाइक्रोम वायर के कंपैरिजन में। इनमें भी रेजिस्टेंस होता है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, तो इनमें भी रेजिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं कि इनमें रेजिस्टेंस नहीं है। बट नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस इनके कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो इनका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और अब इसकी रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग लेते जा रहे हैं यहाँ पे, 4-5 हमने ले लिए। जब ये 0 है तो ये भी 0 है। अब 0/0 मतलब कुछ नहीं करना है। जब ये वाली रीडिंग मान लो 5 एम्पियर है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 एम्पियर आ रही, मतलब
ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के। जब ये 10 है तो ये 20 है, तब भी 2 है। जब ये 15 है, ये 30 पे आ गया, तब भी 2 है। इसको आपने कर दिया 20, तो ये हो गया 40, तब भी 2। मतलब यहाँ से आप बदलते जाओगे और अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग देखते जाओगे। तो मैंने ये आइडियलिस्टिक डेटा लिया है, बट एक्चुअल में ये वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर होती हैं, है ना। बट ये आइडियलिस्टिक अप्रोक्सीमेटली इक्वल। क्या बेटा? सर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। मतलब ये मैंने तो एग्जैक्टली बना दिया यहाँ पे, बट ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। जैसे 5, 10, 15, 20 लिखे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग में भी 20.1 आ गई, 30.2 आ गई, या ये 39.8 आ गई, एक्सेट्रा ऐसा। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। मतलब आप वायर तो वही लगा हुआ है, आप सिर्फ यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है और उससे वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है। तो ओम्स इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पे ये रेशियो हमेशा फिक्स आ रहा था कि V अपॉन आई का रेशियो एक फिक्स वैल्यू आ रही है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो V इज इक्वल टू आर आई बोल सकते हैं। इसका मतलब V किसके प्रोपोर्शनल है? I के प्रोपोर्शनल है। तब ये ओम्स इस कंक्लूजन में पहुंचे थे कि जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, ये कांस्टेंट होता है। तो सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और इसका रेशियो कांस्टेंट होता है, V अपॉन आई कांस्टेंट होता है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इनने ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें, ओम्स लॉ में, कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसने जवाब भेजा, हाँ बिल्कुल सही, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। दूसरा, अलग अलग मटेरियल के लिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं, है ना, आप यहाँ पे मान लो नाइक्रोम वायर की जगह पे कुछ और प्लास्टिक का वायर लगा दो, यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे डायोड वगैरह लगा दिए तो फिर इस तरह से रिलेशनशिप नहीं आएगी। तो ये जो ओम्स लॉ है, इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन है इसकी। लिमिटेशन मतलब ये कंडक्टर्स के लिए ही या मेटल्स के लिए ही वैलिड है, इंसुलेटर के लिए वैलिड नहीं है, सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ मेटल्स के लिए वैलिड है। ठीक है सर जो नॉन ओमिक कंडक्टर रहते हैं सर, वो क्या होते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर ना, हाँ सर। नॉन ओमिक में बेटा इस तरह का लॉ फॉलो नहीं होगा। देखो, वो कंडक्टर जो इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं ना, उनको हम ओमिक कंडक्टर बोलेंगे, और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओमिक हो गए। समझ गए कि नहीं? हेलो सर पर फिर वो मतलब रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो उनका रेजिस्टेंस कैसे बदल जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। ये जो अपन ने फार्मूला लिखे ना, कुछ सिर्फ रेजिस्टेंस में जो रेसिस्टिविटी वाला टर्म आता है, भाई आपने जो रेजिस्टेंस लिखे फैक्टर R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, बराबर है, लिखे हो कि नहीं? ये एक जो कांस्टेंट है रेसिस्टिविटी वाला, ये कांस्टेंट बाकी पैरामीटर पे भी डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये, और उसमें चार्ज कैरियर्स वगैरह पे डिपेंड करता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह कैसे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, कितने हैं, ये सब पैरामीटर पे इसकी डिपेंडेंसी आती है। तो टेम्परेचर बदलने से एक्चुअल में ये वाली कहानी बदल जाती है इसकी। और ये कहानी ऐसी नहीं होती कि कॉन्स्टेंटली बदलती है, किसी भी तरह से बदल सकती है कहानी इसकी, रेसिस्टिविटी की। ठीक है, समझ गए ना? तो सभी का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, अलग अलग मटेरियल का बिहेवियर अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो इस लॉ की लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है इस लॉ की, कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, सिर्फ कंडक्टर के लिए ही वैलिड है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हो गई ओम्स लॉ की? लिमिटेशन वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर बोल सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए।
कंडक्टर के लिए बस वैलिड है, बाकी मटेरियल के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, समझ गए? यस। ओके, जो बच्चे ना कोई डाउट इस पे, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर, क्या पूछा था, बोल के पूछ लिया करो, क्वेश्चन ज्यादा आसान रहता मेरे लिए जवाब देना फटाक से, मैं मैसेज पढ़ूं उससे अच्छा डायरेक्ट में जवाब दे सकता हूं। क्या पूछा था क्वेश्चन? हेलो, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था? ठीक है, देखो जी, मैं इस पेज को मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes. नोट कर लो पेज नंबर 4। अभी किसी ने पूछा था रेसिस्टिविटी के बारे में। देखो यहां पर ये एक सपोज कॉपर वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और ये इसकी लेंथ है, ये कॉपर वायर है। चलो लेंथ को भी ले लेता हूं मैं, लेंथ इज 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन इज 0.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये इसकी रेसिस्टिविटी है। अगर मान लो मैं कॉपर वायर को यहां से काट दूं इतना, तो ये कॉपर वायर गोल्ड का बन जाएगा क्या? नो। रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पर की लेंथ हो गई L1 और ये वाली लेंथ हो गई L2। सपोज ये है 1.2 मीटर और ये है 0.8 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.2 मीटर स्क्वायर। क्या बदलेगा? काटने से रेसिस्टिविटी बदल जाएगी क्या? यस सर, रेजिस्टिविटी बदलेगी। रेसिस्टिविटी बदलेगी क्या? यहाँ से आपने काट दिए इस वायर को, कॉपर वायर को, ये लिए यहाँ से आपने कट कर दिया, तो अभी ये कॉपर का है। रेसिस्टिविटी बदलने का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं? रेसिस्टिविटी नो सर, रेजिस्टेंस बदले। क्या बदलेगा, रेसिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस? Resistance. हाँ, रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी। कॉपर का है तो सोने का नहीं बन जाएगा ये वायर। अभी ये कॉपर का है, काटने के बाद अब ये गोल्ड का बन गया ये वाला, है ना AU, और ये सिल्वर का बन गया AG। होगा ऐसा क्या? No, sir. नहीं होता ना। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, कॉपर का वायर खरीद के लाते, काटते, अपन सोने का वायर बना लेते। होता है ऐसा क्या? नहीं। कॉपर का वायर है तो काटने के बाद भी ये कॉपर ही रहेगा और ये वाला टुकड़ा भी कॉपर का रहेगा। अगर कॉपर का वायर है, कॉपर की रेसिस्टिविटी अगर रो है तो यहाँ भी रेसिस्टिविटी रो रहेगी। ठीक है, यहाँ पर का रेजिस्टेंस ये वाले वायर का है R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। रो तो फिक्स है, इट इज 2 मीटर डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर स्क्वायर। ये मैं नहीं ले रहा हूँ कितना है, ये बस तुमको समझाने के लिए बताया मैंने। अब ये वाले टुकड़े का रेजिस्टेंस हो गया R1, रो उतना ही है, इट इज 0.8 अपॉन 0.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाले टुकड़े का रेजिस्टेंस आ जाएगा R2, रो उतना ही है, 1.2 मीटर डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर स्क्वायर। देखो क्या बदला, वायर को काटने से क्या बदला है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बदला है, रेसिस्टिविटी नहीं बदली है ना। अगर हम बिल्कुल ऐसा ही एक और वायर ले लेते, लेकिन ये कॉपर का नहीं लेते, हम ये वाला वायर ले लिए सिल्वर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी 0.2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर। ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर में क्या फर्क है? लेंथ तुमने उतना ही लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुमने उतना ही लिया, क्या फर्क है, क्या अंतर है दोनों पे? रेजिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी तुमने पढ़ा होगा कि रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल कौन सा है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है ना। तो इसकी रेसिस्टिविटी मान लो रो डैश है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का फार्मूला आएगा रो डैश इंटू L बाई A। इट इज रो डैश इंटू 2 मीटर डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर स्क्वायर। समझ गए कि नहीं?
तो सेम वायर है, मतलब सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन एक कॉपर है एक सिल्वर है, तब भी रेजिस्टेंस अलग आएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, हाँ, sir. क्योंकि मटेरियल Yes, sir. बदल दिए तुमने, नेचर बदल दिए तुमने। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वायर को काटने से रेजिस्टेंस बदलता है, रेसिस्टिविटी नहीं बदलती। अच्छा, एक और बात बताओ, ये कॉपर का एक और टुकड़ा ले रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा थिक टुकड़ा लिया मैंने, ये ऐसा, ये भी कॉपर का ही वायर है, ये भी, दिस इज आल्सो कॉपर। और ये सपोज यहाँ पे 0.8 मीटर का ही ले रहा हूँ मैं लेंथ इसकी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका डबल हो गया, 0.4 मीटर स्क्वायर हो गया। ये भी कॉपर का वायर है। पतले कॉपर के वायर और मोटे वाले कॉपर के वायर में रेसिस्टिविटी डबल हो जाएगी क्या? डबल है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रेसिस्टिविटी डबल होगी क्या? नो सर। नो सर। No, remain same. हाँ, रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी इतनी रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेसिस्टिविटी पे। सो अगेन द रेजिस्टेंस इज रो इनटू एल बाई ए, फार्मूला लगा दोगे। रो ये रहेगा कॉपर के लिए, और लेंथ इसकी है 0.8 मीटर डिवाइडेड बाय 0.4 मीटर स्क्वायर, है ना? तो रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी। पतला वायर लो, सेम मटेरियल का, मोटा वायर लो, सीट ले। आपके घर में तांबे के बर्तन होंगे, हैं कि नहीं है? हेलो, आपके घर में जो तांबे के बर्तन है कि नहीं? है सर। हाँ, और ये मेरे पास यहाँ पे कॉपर का केबल है, तो अगर वो तांबे के बर्तन भी आपके प्योर हैं और ये कॉपर का केबल भी प्योर है, तो रेसिस्टिविटी सेम है कि अलग अलग रहेगी? Same. सेम। सेम रहेगी। सेम। सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसके बर्तन बनाए कि वायर बनाए कि क्या बनाए तुमने, रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, रेसिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। रेसिस्टिविटी इनबिल्ड क्वालिटी हो गई, नेचर ने जो बना दिया, अब वो चेंज नहीं होगी उस टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर बदलोगे तो बदलेगी रेसिस्टिविटी, नो डाउट, लेकिन अगर टेम्परेचर फिक्स है तो अब वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो गई एक प्रकार से, वो नहीं बदलेगी उसकी मटेरियल की। आप उसका वायर बना लो, आप उसके बर्तन बना लो, ठीक है, समझ गए कि नहीं? कुछ भी बना दो आप, रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी। ठीक है, जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा। हाँ, अगर आपने उसमें इम्प्योरिटी मिला दिए तो फिर बदलेगी बेटा रेसिस्टिविटी। ठीक है, आप उसका नेचर बदल रहे हो, ठीक है, तब रेसिस्टिविटी बदलेगी। जैसे आपका जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए एक बूंद खून चाहिए कि पूरे शरीर का खून चाहिए? नो सर, एक बूंद Bone. एक ही बूंद खून में पता चल जाएगा ना। और अगर हीमोग्लोबिन भी बताना है तो भी उनको थोड़ा ही सा चाहिए, ऐसा थोड़ी कि पूरे शरीर का खून निकाल के बता देंगे हाँ यार इतना हीमोग्लोबिन, इतना खून है तुम्हारी बॉडी में, एक अंदाज यस लगा। तो वो तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है, जैसे जैसे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी वो नहीं बदलेगा, वैसे उस मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी होती है उस टेम्परेचर पे उतनी होती है, वो नहीं बदलती है। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो देखो मैं एग्जैक्टली क्या है ना, मैं 10th में तुमने जो पढ़ा है ना, मैं एग्जैक्टली पढ़ा तो वही रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली वैसा भी नहीं चल रहा है हम लोग, कि जो 10th की तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। मैं तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला हूँ। 9th-10th लेवल में आप लोगों ने जो पढ़े हैं क्वेश्चन तो खुद से बनाओगे आप लोग भाई, ठीक है, खुद से सॉल्व करने लगोगे क्वेश्चन। मैं यही चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने लगो, मेरी यही कोशिश है। ठीक है, समझ गए? यस सर। Yes, sir. यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भाई, ले लिया? ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. Somebody has asked a question. अच्छा कुछ भी, मैं ऐसा बोलूंगा ना स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, तो मैं 5 सेकंड रुकूंगा, फिर ये नहीं पूछूंगा, फिर रिस्पांस की जरूरत नहीं, मतलब मैं अंडरस्टूड है कि आपने ले लिया है ना, ठीक है। नाउ पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। हाँ, अभी बात कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी
एंड पावर। पावर इसके बाद में, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर ली तुमने। एक एनर्जी के बारे में एक बहुत फेमस लॉ है, कैपेसिटी टू परफॉर्म इलेक्ट्रिक वर्क इज एनर्जी, सही है। अच्छा, एनर्जी के बारे में एक बहुत लॉ है जो बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तुम लोग साथ में आपके क्लास में। क्या सर जूल्स Conservation of energy. लॉ ऑफ Joule's कंजर्वेशन, law. सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी गुड। क्या होता है बेटा कंजर्वेशन का मतलब, बता सकते हो? सर एनर्जी कैन नॉट Energy बी can मेड neither be nor created it nor be cannot be destroyed. destroyed. It एनर्जी can कैन be नाइदर transferred बी from one क्रिएटेड form to नॉर another. destroyed, Nor it convert into one form to another form. ओके फाइन। अच्छा, वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेट होते हैं कि नहीं होते? वर्क एंड एनर्जी Yes sir. यस सर। Yes sir. होते हैं। दिल्ली जाना, वर्क जा भाई तू जा घूम, तुम्हारे दिन है घूमने के। वही पढ़ने के तो घूमेगा नहीं के तू। हाँ, माइक म्यूट कर ले बेटा, फिर बात कर लेना घर पे, है ना। बाकी सब लोग को सुनाई पड़ जाता है कि घूमने जा, तू पढ़ रही मजबूरी में। ठीक है, देखो अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने क्या बोला कि वर्क और एनर्जी, अच्छा वैसे अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। वर्क और एनर्जी रिलेट होते हैं आपस में। हेलो, Yes sir. यस सर। हाँ, Yes, sir. तो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, वर्क is converted into energy and energy is converted into work। अब ये बताओ, वर्क और एनर्जी का थोड़ा सा रिलेशनशिप में आ जाए। वर्क कहाँ पे पढ़े हो, क्या डेफिनेशन पढ़े हो बेटा वर्क की? वर्क की कुछ डेफिनेशन पढ़े हो? ये ले, मैं व्हाइट बोर्ड को धक्का लगा रहा हूँ, ये ले खूब ताकत लगा रहा हूँ मैं। जा रहा है क्या उधर पे? Force No. into displacement. हाँ, मैथमेटिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना। आपने फोर्स लगाया और कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हुआ तो वर्क हुआ। अच्छा, एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी जानते हो आप लोग? कौन कौन सी Electrical. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इतनी सारी एनर्जी है, इतनी सारी एनर्जी है कि नाम कम पड़ जाएंगे लिखते लिखते। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, Thermal energy. लाइट एनर्जी, एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, Solar. है Heat. हीट एनर्जी, और है हाइड्रो पावर। है Solar. सोलर एनर्जी, ठीक है। और Mechanical energy. Tidal दोनों and का hydro सम होता है energy. मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और Wind energy. Tidal and hydro energy. विंड एनर्जी बोल दो, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है ना। जमाने भर की एनर्जी है, लेकिन सब वर्क से सभी एनर्जी में कन्वर्जन होता है, सभी एनर्जी से वर्क में कन्वर्जन कर सकते हैं। पता है कि नहीं आपको? Yes sir. यस। हाँ Yes. Yes. हाँ, सभी एनर्जी से वर्क में कन्वर्जन होता है, सभी एनर्जी को वर्क से बना सकते हैं अपन। मतलब एनर्जी और वर्क एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल सीधा सा एग्जांपल बता दो एक आध, जिसमें डायरेक्ट एक एनर्जी दूसरे वर्क में कन्वर्जन हो रही है। हेलो, सर जो डीसी मोटर होता है सर, उसमें इलेक्ट्रिक वर्क कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी। आओ ठीक है, चल ये ले, आजकल ये वाली बहुत कहानी चल रही है। मान लो कोई कार है, सोलर कार है एक, ये सनलाइट पड़ रही है इस पे, सोलर पैनल लगी हुई है और ये कार आगे जा रही है। ठीक है, ये सोलर एनर्जी आ रही है यहाँ पे और ये कार आगे जा रही है, मतलब किसमें कन्वर्जन हो रहा है सोलर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पे क्योंकि एक जगह से आप दूसरी जगह तक जा रहे हो, या फिर इससे आप वर्क में कन्वर्जन कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो एक बक्सा यहाँ पे रखा हुआ है ऐसा, अब ये इसको धक्का दे रहा है, इसके कारण ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होके जा रहा है। तो किसमें कन्वर्जन हो गया? वर्क में कन्वर्जन हो गया।
सोलर एनर्जी आई, काइनेटिक में बदली गाड़ी में, गाड़ी ने धक्का दिया इसको और ये इसमें कन्वर्जन हो गया, तुम्हारा वर्क में कन्वर्जन हो गया। समझ गए? यस सर। समझ Yes, गए कि sir. नहीं? हाँ, अब ये मत बोलना सर ये कैसे करेंगे, ये इंजीनियरिंग वालों का काम है, वो करेंगे भाई। हमारा काम क्या होता है एज अ फिजिक्स, हम बता देते कि ऐसा ऐसा होता है, हम थ्योरी भी बता देते कि ऐसे ऐसे करेंगे, कितनी एनर्जी कैसे लगेगी, कितनी एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगी, ये सब हम काम कर देते हैं। लेकिन जो डिजाइनिंग का काम होता है, मशीन डिजाइनिंग का खासकर, कि इसको प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करना, प्रॉपर मशीन का काम करना, ये इंजीनियर्स का काम होता है। ठीक है, फिजिक्स का काम क्या होता है, बता देना, चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर देना। फिर जो इंजीनियर्स होते हैं दिमाग लगाते कि हाँ इसको ऐसे करेंगे, इस तरह से चीजें जाएंगी, या डिजाइन इस तरह से रखेंगे अपन तो बेहतर कन्वर्जन होगा। बात तो वही चल रही है बस। समझ गए कि नहीं? है ना? यस। तो ये जो कन्वर्जन है हमने फिजिक्स में तो बहुत पहले से बता के रखा है, लेकिन अभी सोलर एनर्जी के बारे में अभी थोड़ा ज्यादा बात हो रही, क्योंकि डीजल पेट्रोल ज्यादा महंगे हो गए, तो अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ये सब बैटरी, इसमें हम ज्यादा बात कर रहे हैं, अब इसमें ज्यादा मेहनत हो रही है। तो जब जैसी जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग काम चलते रहता है, बट एज अ फिजिक्स हमने बहुत पहले से बता के रखा है कि ऐसा हो सकता है, हमने थ्योरी भी डेवलप करके रखी हुई है। ठीक है, सो वर्क एंड एनर्जी ये कैसे हैं यहाँ पे, एक दूसरे से रिलेटेड है। वर्क से आप एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हैं और वर्क से आप एनर्जी में जा सकते हैं ना। अब ये देखो यहाँ जमाने भर की एनर्जी लगी दिख रही है आपको। ठीक है, काइनेटिक, पोटेंशियल, लाइट, न्यूक्लियर, केमिकल, साउंड, इलेक्ट्रिकल, हीट, विंड, फिर टाइडल एनर्जी, ऐसी सब कुछ। ठीक है, मैं इस पेज को मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। बस ये फ्लो चार्ट इसलिए बताया था मैंने कि आप सोचें कि हाँ यार ये किस तरह से हो रहा है ये। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। ले लिए क्या बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस। ठीक है, पेज नंबर 6 है ना। देखो हमने पोटेंशियल किसके बराबर पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज, पढ़े थे कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes. अभी लिखा था डेफिनेशन, वर्क डन अपॉन चार्ज। और एक और टर्म पढ़ा आपने, I इज इक्वल टू क्यू बाई जी, बराबर है? बराबर है कि नहीं? Yes, yes. Yes. ओके, इसको ऐसे समझ लो, यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। यहाँ पे एक प्लस चार्ज, अगर इस प्लस चार्ज को यहां तक लेके आ रहे हो आप, तो इस प्रोसेस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो ये वर्क किसके बराबर हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q इंटू V के बराबर हो गया। एंड व्हाट इज दिस V? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये वर्क को फिर हम क्या बोल सकते हैं, दिस वर्क इज इक्वल टू, इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया। और क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q को आप रिप्लेस कर सकते हो, इट इज गिवन बाय IT। सो वर्क को आपने रिप्लेस कर दिया एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, या फिर इट इज IT इंटू वी, या फिर ये किसके बराबर बन गया बेटा, V इंटू आई इंटू वी के बराबर बन गया। समझ गए? हेलो, यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। है ना, कितना सर आसान हम है? VI को सर पावर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अभी करने वाले ना, अभी करने वाले ना। ये तो समझ गए कि नहीं, बेसिक आया कहां से फार्मूला, ये एनर्जी का फार्मूला कहां से आया, समझ गए? फार्मूला कैसे बना समझ गए कि नहीं? Yes, sir. यस सर। बहुत आसान है Sir. कैसे बना फार्मूला। अभी रटने की जरूरत है क्या कुछ भी आपको? नो सर। Yes, sir. बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो रटने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार बता दूं, फिजिक्स में एक्सेप्शन भी नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स। क्योंकि ऐसा बहुत, बायो में जैसे इतने सारे टर्म्स होते हैं,
रियल में मैंने इसलिए बायो में लिया था कि एक तो डायग्राम बहुत खतरनाक बनते थे, उसमें बहुत ऐसे वर्ड यूज करने होते थे उसमें, मतलब स्पेलिंग याद रखना मुझे डिफिकल्ट लगता था। आप में से किसी को लगता होगा, किसी को इंटरेस्ट आता होगा जो जिनने बायो लिया है ना। और फिर केमिस्ट्री में भी काफी कुछ चीजें ऐसी आती, बट केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ता है। 12 तक अगर जरूरत है तो बायो पढ़ते हैं, उसके बाद स्किप कर देते हैं। 10 के बाद जैसे जो जेई में चले गए, कुछ नीट में आ गए, तो मैं फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं मेरे इंटरेस्ट की बात बता रहा हूँ। तो क्योंकि फिजिक्स में ऐसे बहुत बड़े बड़े टर्म आपको याद नहीं रखने, चीजें छोटी छोटी हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, ज्यादा फार्मूले नहीं है। पूरी फिजिक्स 4-5 लॉस पे चल रही है बस। पूरी फिजिक्स ना सिर्फ 4-5 लॉस पे चलती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पूरी फिजिक्स इसी के आसपास घूम रही बेटा बस पूरी। तुम अभी नहीं समझ में आ गई कि यार सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, बट जब आप 2 साल पढ़ोगे, 2-3 साल पढ़ोगे, चीजें आगे तक पढ़ोगे, डेप्थ में समझोगे, अरे ये तो पूरा वही कहानी चल रही है, इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। हाँ, बस आपको लॉजिक लगाना पड़ता है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए। तो फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बट रियल बता रहा हूँ, बहुत आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स। ज्यादा कुछ है नहीं इस पे कि अप टू 12th स्टैंडर्ड मेरा मतलब है। उसके बाद जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो कैलकुलेशन वाले पार्ट आते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलती, यही कॉन्सेप्ट पड़ी रहती है हमेशा। हायर स्टडीज में आती हैं चीजें, बढ़ती जाती, लेकिन अप टू 12th स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें चल रही फिजिक्स में। तो ये समझ गए कि नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या क्या है आपके पास में, या तो Q इंटू वी लिखोगे, या फिर I इंटू टी इंटू क्या लिखोगे, V लिखोगे। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब इससे लॉजिक लगाना, मैं एक जनरल क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी यहाँ पे, एक लॉजिक, ये लॉजिक यही लगेगा, है ना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। लिया है क्या? ले लिए? यस सर। यस सर। पेज नंबर 7। चलो तुम खुद बताओगे। दिस इज पेज नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा इसमें कि ये एक सेल है आपके पास में, कोई भी एक सेल ले लिया हमने। कितने वोल्ट का ये? 1.5 वोल्ट का सेल है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, भी मतलब कितना 1.5 वोल्ट। अगर इसको ऑपरेट कर रहे हो और इस सेल से कितना करंट निकल रहा है, 2 मिली एम्पियर करंट निकल रहा है। फाइंड एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इन 1 आवर। 1 घंटे में ये सेल कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ये समझ लो क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं क्वेश्चन? हेलो, यस सर। हाँ। तो अब अगर मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट बता देता है कि ये सेल है, इतना वोल्ट है, ये इतना कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो अभी तक आपने जो सोचे थे, आपने क्या पढ़ा था कि पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई होता है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू VIT आप कर लेते, कुछ बच्चे कर लेते, कुछ नहीं करते, कुछ को ये लगता है कि यार ये कैसे करेंगे, दिमाग नहीं चलता। लेकिन इसके पहले मैंने बताया कि ये आया कहां से है, ये जो इक्वेशन आई है ये कहां से बनी है, कैसे जुगाड़ लगा के बनाई है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ होगी इसको सॉल्व करने पे, कि होगी अभी भी, बताओ जरा। किसी ने निकाल भी सर दिया, इजीली हो जाएगा। इजिली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग में, अब तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर आ गई कि हो क्या रहा है, एनर्जी कहां से आ रही है, वर्क हो रहा है यहाँ पे। एक पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से प्लस टर्मिनल तक लेके जा रहे हैं, वर्क हो रहा है, और वर्क करने के कारण ये एनर्जी आ रही है ना। तो क्या पढ़े थे अपन ने, सिंस V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q इंटू V, और करंट की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन T होती है, इसलिए Q की जगह पे आप I इंटू T लिख दो। तो देयरफॉर वर्क या फिर एनर्जी इज इक्वल्स टू QV या IT इंटू V लिख सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते, अभी यहाँ तक तो ठीक है, आप फार्मूला भी लगा लिए, फार्मूला भी आपने सोच लिया। अब एक और मिस्टेक होती कैलकुलेशन करते टाइम, कैलकुलेशन करते टाइम ये मिस्टेक होती, ध्यान देना, आपके पास फार्मूला भी पता है, वी आई इंटू टी। ये कितना वोल्ट है? 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का मतलब होता है बेटा जूल पर कूलाम, ध्यान रखना, जूल पर कूलाम, ठीक है, इट इज इन जूल पर कूलाम। और आई करंट कितना है? 2 मिली एम्पियर। मिली मतलब होता है 10 टू द पावर -3, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर इंटू टाइम कितनी आवर दिया? 1 आवर। तो ये 1 आवर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले सेकंड में। अगर आपने ये कन्वर्जन नहीं किया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 आवर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3.6 into 10 to the power 3 हाँ, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका 1.5। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं सिर्फ कैलकुलेशन बताता हूँ एक बार, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, तो कैलकुलेशन में बताता हूँ। इतना स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, लिया? इतना स्क्रीनशॉट, ओके। तो कैलकुलेशन अकेले पार्ट 2 में बता रहा हूँ, यहाँ पे देखना अभी कहाँ पे आपसे मिस्टेक होती है, पेज नंबर 8। और काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। E is equals to VIT हो गया, इट इज 1.5 वोल्ट इंटू 2 मिली एम्पियर इंटू 1 आवर। सब कुछ गड़बड़ घोटाला है, कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देते, बहुत कॉमन मिस्टेक, 3 आंसर लिख दिए किसी ने। अरे भैया 3 काय में है? पूरी यूनिट सब गड़बड़ घोटाला वाली दिख रही, वोल्ट, मिली एम्पियर, फिर आवर वाली। एनर्जी की प्रॉपर यूनिट में आंसर डालना पड़ेगा ना। देखो ये आंसर भी गलत नहीं है, 3.0 वोल्ट मिली एम्पियर आवर, ये भी आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे 3.0 जूल लिख दिया, ये गलत है। ये आंसर सही है, जबकि आपने पूरा लिखे हो तो ये आंसर सही है, लेकिन ये नीचे अगर आपने ऐसा लिख दिया जूल, तो ये गलत है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है ना वो जूल नहीं होता, ठीक है। तो जूल में बनाने के लिए फिर आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 3.0 वोल्ट मतलब आ गया जूल पर कूलाम, मिली मतलब 10 टू द पावर, ठीक करना पड़ेगा, -3 एम्पियर, और आवर मतलब हो गया 3600 सेकेंड, ठीक है। अब करंट इक्वल्स टू क्या होता है? QIT मतलब कूलाम पर सेकंड। तो एम्पियर को कूलाम पर सेकंड में लिख दोगे, 3.0 ये रहेगा तुम्हारा इंटू जूल पर कूलाम, 10 टू द पावर -3 जूल पर, सॉरी, कूलाम पर सेकंड, और फिर 3600 सेकंड। तो अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग आ गया, सेकंड से ये सेकंड कट गया, कूलाम से ये कूलाम कट गया, तो आंसर अब आपका जूल में बचेगा। तो इट इज 3600 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। अब इसको आप सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे 10.8 जूल। हाँ, यहाँ पे 10 टू द पावर -3 है, इसको हटाना है, तो इट इज 3.6। इसके बाद आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दो इंटू 3, फिर 10 टू द पावर -। अब ये हटाने में भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए ये सीखना पड़ेगा आपको। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 3 जा 9, 1 10, हाँ 10.8 जूल, ठीक है। नितिन ठीक है, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट बेटा इस पे? फिजिक्स का रोल कहां तक हो गया, खत्म हो गया? अरे भाई फिजिक्स का रोल यहीं तक खत्म हो गया ना, इसके बाद किसका रोल आ गया? यस सर, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का रोल आया। तो आप अगर अपने कैलकुलेशन को बस अच्छा कर लोगे, और कैलकुलेशन बस इसी तरह है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्रॉपर कन्वर्जन, तो रियल बता रहा हूं आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होगी। तो अधिकतर बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं? यहाँ पे मिस्टेक नहीं होती अधिकतर बच्चों में, 90% बच्चे सही करते हैं, 95 भी बोल सकते हैं, लेकिन 90% बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ये कैलकुलेशन पे। यहाँ तक सभी करते हैं, 90% बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं आगे कैलकुलेशन की।
अभी भी तुम्हारे सामने ये आंसर दिख रहे हैं, आप लोग अपना खुद आंसर देखो कि किसने क्या क्या आंसर लिखा, कहाँ पे मिस्टेक किए हो, और फिर मैंने जो कैलकुलेशन किया उसको देखो आप लोग, ठीक है। और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो कि तुमने कहाँ पे गलती किया है, कहाँ पे मिस्टेक किया है, ढूंढो मिस्टेक को अपनी, समझ गए।